चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो मोशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन दी जाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है सो दैट पर्सन इज इन मोशन। अब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का चेंज होना तो हमें समझ में आता है कि अच्छा 2 मिनट पहले ये पर्सन यहाँ था, अब 2 मिनट में वो वहां पहुंच गया, तो इट मीन्स इसने 2 मिनट में अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक इतनी चेंज करी है। बट व्हाट इज इट मीन बाय विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर? Now consider this one example. You are standing on a roadside waiting for a bus. The bus came and you saw the bus coming towards you. The passengers inside the bus were also seems like moving towards you. But then what happened once you got inside the bus? The bus was still moving, but the other passengers sitting with you seemed at rest to you. मतलब एक ही ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के हिसाब से अलग अलग तरीके के मोशन को कैरी करता हुआ दिख सकता है। किसी को रेस्ट में दिख सकता है, किसी को मोशन में दिख सकता है। अगर 2 कार्स आपस में रेस लगा रही हैं तो किसी को उसकी स्पीड ज्यादा दिखेगी, किसी को कम दिखेगी। कोई अगर आगे भाग रहा है तो उसे बाकी चीजें पीछे जाती हुई दिखेंगी। इसीलिए इसकी इस डेफिनेशन में टाइम के साथ साथ ऑब्जर्वर को भी इंक्लूड किया गया है। तो अलग अलग तरीके के मोशंस होते हुए दिखते हैं हमें। जैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर भाग रहा है तो ये हो गया लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन हम देखते हैं प्लैनेट्स का, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। इसके अलावा पेंडुलम का ये मोशन पीरियोडिक मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन कहलाता है और इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं या टू एंड फ्रो मोशन, इसके कई नाम हैं। अब देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं। नेचर में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं और हमारा ये चैप्टर यानी कि मोशन भी ऐसा ही एक नेचुरल फिनोमिना है। और ऐसे कोई भी फिजिक्स का टॉपिक स्टडी करने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे किसी चीज की लेंथ, उसका मास, कितने टाइम में कोई काम हो रहा है, कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, प्रेशर क्या है। ऐसी और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी जरूरत हमें मेजरमेंट्स के टाइम पड़ती है। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो ये स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं ना जिनको हम उनके मैग्नीट्यूड और यूनिट से पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम। इन तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। मान लो हमें किसी चीज की लेंथ निकालनी है तो अब हम लेंथ को किसी भी डायरेक्शन से निकालें, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा और उसका इफेक्ट भी सेम ही होगा। तो इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं हुआ। लेकिन अगर वहीं पर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं इसका इफेक्ट उसके आउटकम पर जरूर आएगा। तो लेंथ हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल और फोर्स हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल। यस, बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है मेजरमेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इफेक्ट करता है आउटकम को। तो इसीलिए जनरली हम अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं तो उसके ऊपर ऐसा एक एरो या फिर एक लाइन लगा देते हैं जो कि उसकी डायरेक्शन को सिग्निफाई करता है। वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें से डिस्टेंस है हमारा स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। पर इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हम मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, यानी कि हम बताते कैसे हैं मोशन को। तो फॉर एग्जांपल मान लो कोई गेस्ट आपके घर पे आ रहा है बहुत दूर से और आपको उसे एड्रेस बताना है अपने घर का, और आपके घर के पास एक बहुत ही फेमस मंदिर है, मतलब सब लोग जानते हैं उसे। तो आप उस गेस्ट को बोलते हो कि इस मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर आ जाए, उधर आपका घर है। या फिर अगर मुझे मेरे स्कूल का एड्रेस बताना है किसी को या लोकेशन बतानी है तो मैं बोलूंगी कि मेरे घर से 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है मेरा स्कूल। तो ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी लोकेशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ लेते हैं। जैसे उस गेस्ट वाले एग्जांपल में हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था मंदिर को, मंदिर से इतनी दूरी पे हमारा घर है, और अभी मैंने स्कूल बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट लिया अपने घर को। और इनके अलावा भी हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई और रेफरेंस पॉइंट भी ले सकते थे। पर फिजिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए वही कार्टेशियन प्लेन वाला रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, दैट इज ओरिजिन। अब अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक पे वापस आते हैं और इसको समझते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के एक एग्जांपल से। तो मान लो एक लड़की है जिसका नाम है रिया, वो अपने घर जाने के लिए 40 मीटर आगे जाती है ओरिजिन से। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ए।
लेकिन अब उसे याद आता है कि उसका घर तो 10 मीटर पीछे था, यानी कि 30 मीटर पे था। उस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। तो अब वो अपने घर पहुंचने के लिए 10 मीटर पीछे चल के जाती है। तो अब अगर हमें इसमें फाइंड करना है कि रिया ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हम सीधा सीधा जोड़ देंगे जितने मीटर भी वो चली है, यानी पहले 40 मीटर आगे फिर 10 मीटर पीछे, यानी कि टोटल उसका डिस्टेंस हो गया 50 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इसमें इनिशियल पॉइंट है ओरिजिन, यानी कि जहां से वो चली थी, और फाइनल पॉइंट है जहां पर वो पहुंची, यानी कि उसका घर, उसकी डेस्टिनेशन। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वो होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 30 मीटर का। ऐसे ही एक बार रिया पहले 5 मीटर ईस्ट की तरफ गई, उसके बाद 12 मीटर नॉर्थ की तरफ गई। तो ऐसे ही हमें ये एग्जाम्पल देने के लिए उसने 17 मीटर का डिस्टेंस तो कवर कर लिया, लेकिन अब इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जैसे कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें 5 मीटर बेस है और 12 मीटर इसकी हाइट है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे सो विल गेट 169, जो कि 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 13 मीटर। तो ये था एक क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। आई होप यू गॉट इट। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी सेम हो सकते हैं, इनकी वैल्यू इक्वल आ सकती है क्या? तो बिल्कुल आ सकती है। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल होती है। मान लो रिया को 10 किलोमीटर स्ट्रेट नॉर्थ की तरफ चलते हुए जाना है, तो उसका डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर ही हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी ये 10 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि इससे शॉर्टर वे है ही नहीं। तो आई होप यू गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में से किसी की वैल्यू कभी भी 0 आ सकती है क्या? तो देखो, अगर हम मोशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आ सकती है अगर हम जिस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली भी उसी इनिशियल पॉइंट पर एंड कर दे, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमने जहां से शुरू किया था हम वापस वहीं पर आ गए। तो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो अगर कोई पर्सन इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन कैरी कर रहा है। जैसे मान लो रिया को 100 मीटर की दूरी पर कहीं जाना है। अब रिया क्या कर रही है, हर 2 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। जैसे पहले सेकंड में वो 10 मीटर चली, दूसरे सेकंड में वो 10 मीटर और चली और उसने 20 मीटर की दूरी तय कर ली, और ऐसे ही आने वाले हर 2 सेकंड में उसने 10-10 मीटर की दूरी तय करके 100 मीटर की दूरी तय कर ली। तो इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस की दूरी तय कर रही थी। अगर वो सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही होती तो ये होता हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लो पहले 2 सेकंड में उसने 10 मीटर की दूरी तय करी, दूसरे 2 सेकंड में उसने 20 मीटर की दूरी तय कर ली, तीसरे 2 सेकंड में उसने 5 मीटर की दूरी तय करी, तो इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देखो, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि फिजिक्स में हम चीजों को कैलकुलेट करना सीखते हैं, अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो कछुए और खरगोश वाली कहानी आपने जरूर सुनी होगी ना, कि एक बहुत धीरे धीरे चलता है और एक बहुत तेज तेज भागता है। यानी कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, और कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा टाइम में भी बहुत कम डिस्टेंस ही कवर कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं स्पीड के बारे में, एंड दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखो, अब जहां पर भी ये वर्ड आ जाए ना, रेट ऑफ, इसका मतलब ये होता है कि जो भी काम हो रहा है ना, वो एक यूनिट टाइम में कितना हो रहा है इसको कैलकुलेट करना, और यहीं से इसका फॉर्मूला भी बन जाता है। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। पर ये तब तक के लिए है जब तक कि वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर कई बार लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए यहाँ पर स्पीड हट जाएगा, लेकिन आ जाएगा एवरेज स्पीड, और इसका फॉर्मूला भी अलग नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसके लिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट पहले 1 सेकेंड में 16 मीटर चलता है, फिर
अगले 3 सेकेंड में 16 मीटर और चलता है और फिर रुक जाता है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया हमारा 32 मीटर और टोटल टाइम टेकन हो गया हमारा 4 सेकेंड्स। और हमें निकालनी थी एवरेज स्पीड, तो बस दोनों को डिवाइड कर देंगे एंड विल गेट आवर आंसर एज 8 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ इनकी यूनिट्स भी डिवाइड हुई हैं। पर इनकी यही यूनिट्स क्यों ली है हमने, मतलब मीटर पर सेकेंड ही क्यों? इट कुड बी किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर आवर। व्हाई इज दिस ओनली? तो देखो पहले क्या होता था ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के यूनिट सिस्टम का यूज होता था। कहीं पर ये CGS होता था, कहीं पर MKS होता था, कहीं पर FPS होता था। पर इससे ना एक जगह से दूसरी जगह पर नॉलेज शेयरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि एक जगह के लोग जो किसी एक तरीके के यूनिट सिस्टम को पहले से ही मानते आ रहे हैं, वो किसी नई यूनिट सिस्टम में इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते थे। इसके लिए एक बार फ्रेंच में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैठाई गई और उन्होंने इसे यानी कि MKS को इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम डिक्लेयर किया, दैट इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो अगर हम लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हैं तो मास को किलोग्राम में ही मेजर करेंगे और टाइम को सेकेंड में ही मेजर करेंगे। इन तीनों का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं बिगड़ेगा। हम CGS के साथ MKS को या फिर FTP को मिक्स नहीं कर सकते। तो ये थी थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फो। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखो स्पीड ना एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब जैसे हमने डिस्टेंस जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है उसको डायरेक्शनल करके डिस्प्लेसमेंट नाम की एक वेक्टर क्वांटिटी लाई थी, वैसे ही अगर हम स्पीड को डायरेक्शनल कर दे तो वेलोसिटी नाम की एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है। तो वेलोसिटी भी एक तरीके से स्पीड ही होती है एक ऑब्जेक्ट की जो कि मूव कर रहा है, लेकिन एक डेफिनाइट या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि स्पीड की तरह हमेशा सेम ही रहेगी एक ऑब्जेक्ट की, नहीं, वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन के साथ या दोनों के साथ बदलती भी रहती है। तो अगर एक फिक्स टाइम इंटरवल पर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलती जा रही है तो हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे एवरेज स्पीड था ना, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। और इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। बस मतलब जो उसकी सबसे पहली वेलोसिटी थी और जो वेलोसिटी उसकी सबसे लास्ट में थी, इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। अब इसको अगर हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी के लिए v और यहाँ पर नीचे एवरेज का av विच इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं u और फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं v, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। इसको हम ऐसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं। तो ये तो था कि अगर बार बार वेलोसिटीज चेंज होती जा रही हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज चलती जा रही है, तो एक एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। लेकिन इस एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में भी हमें पहले वेलोसिटी निकालनी होगी। तो वेलोसिटी का स्पीड के जैसा ही बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है विच इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ लेट्स सॉल्व सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा ये वाला जिसमें एक कार का ऑडोमीटर रीड कर रहा है 2000 किलोमीटर एक ट्रिप की स्टार्टिंग में और ट्रिप के एंड में रीड कर रहा है 2400 किलोमीटर। इस पूरे ट्रिप को खत्म करने में हमें 8 घंटे लगे हैं और यहाँ पर हमें निकालना है एवरेज स्पीड। बहुत सिंपल है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 2400 माइनस 2000, क्योंकि 2000 तो पहली स्टार्टिंग में ना जब ट्रिप स्टार्ट हुआ था तभी वो रीड कर रहा था और एंड में 2400 हो गया, यानी कि 400 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर कवर हुआ है और टोटल टाइम है हमारा 8 घंटे। बस अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं ये वाला जिसमें उषा एक लड़की है जो कि एक 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम करती है। अब वो स्विम कैसे करती है, पहले वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाती है, यानी कि 90 मीटर का ऐसे डिस्टेंस तय कर लेती है, उसके बाद उस एंड से वापस इस एंड तक आती है 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए। ऐसे वो 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड में 180 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। अब हमें यहाँ पर इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो देखो एवरेज स्पीड तो महा इजी है, हमें डिस्टेंस पता है 180 मीटर, हमें टाइम पता है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। बस इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर
आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इसकी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी हम डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन से निकालते हैं। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, ध्यान से देखो, उषा जहां से स्टार्ट किया था उसने वहीं पर आकर के एंड कर दिया उसने, यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट ही उसका फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, टाइम है हमारा 60 सेकेंड्स, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट यानी कि न्यूमरेटर 0 है तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी और एवरेज वेलोसिटी इसकी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखो क्या होता है ना, स्ट्रेट लाइन पर अगर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि हर टाइम, कोई भी टाइम दे दो आप, 2 मिनट पहले भी 2 मिनट बाद भी वेलोसिटी वही थी वही रहेगी। तो इस केस में अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मान लो हमें निकालना है कि 2 मिनट में कितना चेंज हुआ वेलोसिटीज में, तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 2 मिनट पहले भी उतनी ही वेलोसिटी थी, 2 मिनट बाद भी उतनी ही वेलोसिटी है। और चेंज निकालने का मतलब क्या होता है, इनिशियल को फाइनल से माइनस करना, और जब इनिशियल और फाइनल दोनों ही सेम है तो आंसर 0 आएगा ना सब्ट्रैक्ट करके। तो ये तो केस था हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू पाथ के हर इंस्टेंट पे या किसी भी 2 टाइम इंटरवल के बीच अलग अलग आएगी, और ऐसे केस में चेंज इन वेलोसिटी 0 तो कभी नहीं होगा। तो अभी मैंने कहा कि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन अगर हमें पता करना है कि किसी एक यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, तो कैसे पता करेंगे। इसके लिए हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी को पिक्चर में लाना होगा, एंड दैट इज एक्सेलरेशन, व्हिच इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ से आप इस बात को समझते हो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें मिल चुका है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए a लिख देते हैं, व्हिच इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर किसी मोशन में ये एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इन्वॉल्व है तो उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। ये एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ ही होता है तो इसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है तो इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और इस एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कैसे, तो इधर देखो, एक्सेलरेशन के इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि चेंज इन वेलोसिटी है ऊपर और उसके नीचे टाइम है। वेलोसिटी का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का जो SI यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। तो बस अब इन दोनों यूनिट्स को भी डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये वाला जो सेकंड है वो नीचे आकर के इस सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस यहां से आई है इसकी SI यूनिट। तो एक्सेलरेशन के साथ भी ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का 2 केसेस बनते हैं। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कांस्टेंट रह रही है तो वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर चेंज इन वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बदलती जा रही है तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब इसके लिए भी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं राहुल का, जो कि एक लड़का है और वो साइकिल चला रहा है, और उसने स्टेशनरी यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्टार्ट किया है, लेकिन आने वाले 30 सेकंड में ही वो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर लेता है। लेकिन फिर वो ब्रेक्स लगाता है और नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब यहाँ पर हमें उसकी एक्सेलरेशन काउंट करनी है दोनों केसेस में। अब ये 2 केसेस वहां बनेंगे जहां जहां उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया है, यानी कि पहले केस में जब उसने स्टार्ट किया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और उसने 30 सेकंड में, यानी कि यहाँ पे टाइम आ गया 30 सेकंड, उसने फाइनल वेलोसिटी गेन की 6 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t। फाइनल वेलोसिटी है 6, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टाइम है 30 सेकंड्स। 6 में से 0 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 6 ही, और फिर 6 और 30 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो सेकंड केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो 6 मीटर पर सेकंड हो चुकी थी, तब जाकर के उसने ब्रेक लगाया, तो वहां पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी जो कि 6 मीटर पर सेकंड है, और फाइनली उसकी वेलोसिटी हो गई थी 4 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, टाइम हो गया 5 सेकंड। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 - 6 होता
है -2 मीटर पर सेकेंड। -2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई होप इतना समझ आ गया होगा। यहाँ पर हम हाफ चैप्टर खत्म कर चुके हैं मोशन का। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आएगा रेस्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये पूरा चैप्टर इसके साथ खत्म हो जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।